ईपी 21 ब्लाइंड फोल्ड। इश्क जल्दी से आकर्ष की तरफ वह ब्लाइंड फोल्ड लेकर बढ़ती है और आकर्ष एक नजर उसे देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है ताकि इश्क उसकी आंखों में वह ब्लाइंड फोल्ड लगा सके। अपनी आंखें बंद किए हुए वह किसी शांत सागर की तरह खड़ा था और उसे ऐसे देखकर इश्क बस उसे देखते ही रह जाती है। कितनी बेवकूफ लग रही थी वह आकर्ष को इतनी खोई हुई नजरों से देखते हुए। अरे दीदी, जल्दी से भैया की आंखों में पट्टी बांध दो ना, हमें भी गेम खेलना है, एक बच्ची ने चिल्लाते हुए कहा। तब जाकर इश्क अपने होश में आती है। वह जल्दी से आकर्ष के पीछे जाती है। आकर्ष की हाइट उससे बड़ी थी। वह आकर्ष के सीने तक ही आती थी, इसीलिए आकर्ष की आंखों पर पट्टी बांधने के लिए उसे स्टूल पर चढ़ना पड़ा था। आकर्ष की आंखों में पट्टी बांधकर उसने आकर्ष के कंधे को पकड़ा और उसे एक बार गोल घुमा दिया, जिससे वह अपनी दिशा को ना पहचान सके। आकर्ष अपने हाथ आगे बढ़ाता है और इश्क को ढूंढने लगता है। इश्क और बच्चे आकर्ष के आसपास भागने लगते हैं और उससे छुपने की कोशिश करते हैं। आकर्ष धीरे धीरे अपने कदम इश्क की तरफ लेने लगता है। इश्क जब उसे अपनी तरफ आता देखती है तो जल्दी से दूसरी तरफ हो जाती है, लेकिन आकर्ष के कदम अपनी जगह पर रुक जाते हैं और जहां इश्क गई थी वह अपने कदम उस तरफ मोड़ लेता है। आकर्ष की चाल में जरा भी लड़खड़ाहट नहीं थी और ना ही वह कहीं किसी चीज से टकरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह जिस रास्ते पर चल रहा है उसे पता था कि उसे उस रास्ते पर इश्क मिल ही जाएगी। उसके कदम बिना लड़खड़ाए और बिना डगमगाए इश्क की तरफ बढ़ रहे थे। इश्क जल्दी से उस जगह से हटती है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है, पर आकर्ष के कदम नहीं रुके। वह अपने कदम इश्क की तरफ मोड़ लेता है। सारे बच्चे यह देखकर हैरान हो जाते हैं। वह अपनी जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि आकर्ष उनमें से किसी को भी नहीं पकड़ रहा था। उसके कदम अगर कहीं बढ़ रहे थे तो इश्क की तरफ। इश्क पेड़ के पीछे से कहीं और बढ़ने के लिए निकल ही रही थी कि तभी उसने देखा कि आकर्ष अपने दोनों हाथ आराम से अपनी जेब में डालकर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए जा रहा है। उसकी आंखों में ब्लाइंड फोल्ड लगा हुआ था, लेकिन उसके कदम सिर्फ इश्क की तरफ ही बढ़ रहे थे। आकर्ष इश्क के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है और इश्क हैरानी से उसे देखने लगती है। वह अपना एक हाथ उठाती है और उसकी ब्लाइंड फोल्ड के सामने लहराती है, यह सोचकर कि कहीं उसे कुछ नजर तो नहीं आ रहा है। आकर्ष के चेहरे पर एक तिरछी और हल्की मुस्कान आ जाती है। वह इश्क के चेहरे के ऊपर झुकते हुए कहता है, क्या चेक कर रही हो? यही कि मुझे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। डोंट वरी डॉक्टर, तुमने ब्लाइंड फोल्ड बहुत अच्छे से लगाया है। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। चाहे तो चेक कर सकती हो। इश्क घबरा जाती है और हल्की लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती है, अगर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर तुम इतनी आराम से चलकर मेरे पास कैसे आ रहे हो? आकर्ष तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हारी खुशबू से। क्या? इश्क हैरानी से पूछती है। तो आकर्ष मुस्कुराते हुए इश्क से कहता है, तुम्हारी खुशबू मेरा मतलब है कि तुमने जो परफ्यूम लगाया हुआ है उसकी महक मुझे तुम तक लेकर आ जाती है। तुम चाहे जहां भी जाओगी मुझे अपने पास ही पाओगी। यह खुशबू मुझे तुम्हारे पास ले आती है और मेरे कदम अपने आप तुम्हारी तरफ बढ़ने लगते हैं। इश्क को थोड़ी घबराहट तो हो रही थी, पर उसे लगा कि शायद सच में आकर्ष उसके परफ्यूम से अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ आ रहा होगा। उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और फिर आकर्ष से कहने लगी, टाइम हो रहा है, मुझे वापस तुम्हें छोड़ना भी है। लाओ मैं तुम्हारी आंखों से यह ब्लाइंड फोल्ड हटा देती हूँ। इश्क ने आगे बढ़कर आकर्ष की आंखों से वह ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया।
आकर्ष की आंखें अभी भी बंद थी, जैसा कि उसने ब्लाइंड फोल्ड लगाने से पहले करा था। इसका मतलब सच में आकर्ष की आंखें बंद थी, पर फिर भी वह इश्क की तरफ सही कदम बढ़ाए जा रहा था। इश्क हैरानी से उसे देखती है। वह ब्लाइंड फोल्ड बच्चों को वापस कर देती है और आकर्ष से कहती है, चलो मैं तुम्हें वापस ड्रॉप कर देती हूँ। इश्क आगे आगे घबराते हुए जा रही थी और उसके पीछे आकर्ष मुस्कुराते हुए जा रहा था। आकर्ष को उसकी टीम को वापस हैंड ओवर करने के बाद इश्क अपने घर की तरफ चली जाती है। आज आकर्ष के साथ उसका टाइम अच्छा गुजरा। उसने सोचा था कि आकर्ष बच्चों के साथ रूड होगा या इतने सारे बच्चों के साथ वह कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन उसका बिहेवियर नॉर्मल था। अपने घर की पार्किंग में गाड़ी लगाने के साथ इश्क घर के अंदर आती है। दरवाजे पर ही उसकी माँ मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती है और कहती है, अरे इश्क तुम आ गई, जल्दी आओ अब, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी, आओ देखो हमारे घर में कौन आया है। इश्क अंदर आती है, लेकिन वह मुंह बनाते हुए कहती है, माँ प्लीज मेरा किसी से मिलने का कोई मूड नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ। आपके जो भी गेस्ट है उसे आप अकेले ही हैंडल कीजिए, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। इश्क अंदर आती है और लिविंग रूम में जैसे ही इंटर होती है वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि सोफे पर कुणाल बैठा हुआ था। उसके हाथों में चाय का कप था और वह बड़े शान से उसके सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था। उसे अपने सामने देखकर इश्क हैरान हो जाती है और हैरानी से बस वह कुणाल को देखे जा रही थी। हेलो डॉक्टर, कैसी हैं आप? कुणाल ने बहुत शांत स्वर में इश्क से कहा और अपने हाथ में पकड़े हुई चाय के कप को टेबल पर रखने लगा। इश्क हैरानी से अंदर की तरफ आते हुए कहती है, मिस्टर चोपड़ा, आप यहाँ मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? इश्क ने यह बात बहुत नॉर्मल तरीके से कही थी, लेकिन उसकी माँ को लगा कि वह थोड़ी रूड है। वह इश्क के कंधे पर मारते हुए कहती है, बदतमीज लड़की, यह क्या तरीका है मेहमानों से बात करने का? तुम्हें पता है आज कुणाल ने मेरी कितनी मदद की है? मैं मार्केट गई थी कुछ सामान खरीदने के लिए, लेकिन तभी मेरा सर चक्कराने लगता है और मैं बेहोश हो गई। पर वह तो शुक्र है कि कुणाल वहीं मौजूद था। उसने मुझे संभाला और मुझे घर भी लेकर आया। उसका शुक्रिया कहने की बजाय तुम उससे इस तरीके से बात कर रही हो। चलो माफी मांगो उससे। इश्क हैरानी से अपनी माँ को देखती है और परेशान होते हुए कहती है, क्या आप सड़क पर बेहोश होने वाली थी? माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आपको अकेले बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पर ही रहिए और आजकल तो कितनी सारी ऑनलाइन वेबसाइट है, आप सारा सामान घर पर ही मंगवा सकती है, लेकिन फिर भी आपको बाहर जाना है। क्यों माँ? अगर आपको कुछ हो जाता तो? उसकी माँ इश्क की फिक्र अच्छी तरह से समझ रही थी। उन्होंने जल्दी से कहा, अरे तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत दूर नहीं गई थी, यही पास में डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहीं तक गई थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह तो कुणाल ने मेरी मदद की और मुझे घर लेकर आ गया। इश्क अपनी माँ को देखती है तो वह सही सलामत उनके सामने खड़ी थी। उन्हें सही देखकर इश्क को बहुत तसल्ली मिलती है। उसके बाद इश्क की नज़र सोफे पर बैठे हुए कुणाल पर जाती है, जो मुस्कुराते हुए उन दोनों की बातें सुन रहा था। इश्क ने धीरे से अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, और मेरी माँ की मदद करने के लिए थैंक यू। कुणाल के चेहरे पर वह मुस्कान अभी भी थी।
वह अपनी जगह से खड़ा होते हुए अपने कोट को सही करता है और कहता है, इट्स ओके। अब जबकि आपकी माताजी बिल्कुल ठीक है, तो मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। इश्क जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए हाँ में सर हिलाती है। पता नहीं क्यों उसे कुणाल के आसपास कुछ सहज महसूस नहीं होता है। वह वहां पर अनकंफर्टेबल फील करती है जहां पर कुणाल मौजूद रहता है। कुणाल के वहां से जाने के बाद इश्क अपनी मां का पूरी तरह से निरीक्षण करती है। जब उसे एहसास हो जाता है कि उसकी मां सच में ठीक है, तब जाकर उसे राहत मिलती है। वह अपनी मां के साथ ही रात का खाना खाती है और उनके साथ आज पूरे दिन की बात करती है कि कैसे वह और आकर्ष आज एक चीज चिल्ड्रन पार्क में गए थे। उसे लगा कि आकर्ष वहां पर जाकर फ्रस्ट्रेट होगा और उसके गुस्से से आकर्ष के अगले स्टेप का पता चलेगा। लेकिन आकर्ष वहां पर नॉर्मल बिहेव कर रहा था। हर बार की तरह इश्क अपने कमरे में जाती है, फ्रेश होती है, अपना नाइट सूट पहनती है और बेड पर लेट कर सो जाती है। उसे यकीन था कि कल का दिन उसका बेहतर जाएगा। पर रात का क्या? रात को जो उसके साथ होता है वह उसे हर बार भूल जाती है। और इस बार भी वह भूल गई थी कि हर रात उसे कुछ अलग सा ही महसूस होता था, क्योंकि कल रात उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए वह शायद इस बात को भूल चुकी थी। इश्क अपने बेड पर सोई हुई थी और फिर से उसे आधी रात के वक्त खुद के शरीर पर एक ठंड का एहसास होता है। इश्क की नींद कच्ची हो जाती है और उसे महसूस होता है कि उसके नाइट सूट के बटन खुले हुए हैं और उसे फिर से अपने पेट के आसपास किसी की उंगलियों का एहसास हो रहा था। इश्क ने चादरों को कस के मुट्ठियों में कस लिया था और उसके चेहरे पर पसीना आने लगा था। सांस धीरे धीरे तेज होने लगी थी और ऐसी के टेम्परेचर में भी उसे अपनी धड़कनें बढ़ती हुई सी महसूस हो रही थी। उस हाथों ने इश्क के पूरे शरीर पर कुछ इस तरीके से अपनी उंगलियों को चलाया कि इश्क बेचैन होने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि वह जब भी ऐसा कुछ महसूस करती है तो वह कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर पाती है। आम तौर पर देखा जाए तो उसे रिएक्ट करना चाहिए था। उसे उठकर उस शख्स का सामना करना चाहिए था और इस बारे में अपनी मां से बात करनी चाहिए थी। लेकिन इश्क ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वह इन सब को महसूस कर रही थी और वह इन सब को और ज्यादा महसूस करना चाहती थी। शायद इसलिए क्योंकि इश्क अभी उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां पर उसे यह सब चीज अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन आज शायद कुछ अलग था और यह अलग यह था कि इश्क चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। और इसका कारण यह था कि उसे अपनी आंखों में कुछ बंधा हुआ सा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी आंखों पर कोई पट्टी बंधी हुई है और वह चाहकर भी अपनी आंखें खोल नहीं पा रही है। वह अपनी आंखें खोलना चाहती थी। वह बेचैनी से पागल हुए जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि धीरे धीरे उसके कपड़े उतर रहे हैं और शायद इस बार उसके नीचे के भी कपड़े उतर रहे हैं। यह महसूस होने के साथ ही उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। उसकी सांसें अस्थिर हो गई थी और वह तेजी से सांस लिए जा रही थी। वह अपनी आंखें खोलना चाहती थी और महसूस करना चाहती थी कि यह एक डरावना सपना है। लेकिन ना तो वह अपनी आंखें खोल पा रही थी और ना ही चिल्ला पा रही थी। उसे अपने पूरे पैरों में और पूरे जांघों में एक अलग सी झुनझुनी महसूस हो रही थी। उसके पैरों पर चलते हुए हाथ कब उसकी कमर तक आते और कब वापस उसके पैरों तक चले जाते हैं। इश्क को हर एक चीज महसूस हो रही थी। उसकी सांसें इतनी तेजी से चल रही थी कि उन कमरों में सिर्फ सांसों की आवाज ही गूंज रही थी। पर इसके बाद जो होने को था, इश्क उसके लिए तैयार नहीं थी। वह उठाना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी,
वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके शरीर पर काबू कर लिया गया है और वह अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रही है। इश्क के दिमाग में उस समय हल्की सी धुंधली सी याद चलती है। अस्पताल में जब किसी पेशेंट को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है तो उन्हें एक सिरिंज में दवाई इंजेक्ट की जाती है, जो कुछ देर के लिए उस पेशेंट की बॉडी को पूरी तरह से पैरालाइज कर देती है और उसके बाद उस पेशेंट को सिर्फ अपने साथ हुआ वाकया याद रहता है। बाकी और कुछ भी उसे महसूस नहीं होता है। कहीं मेरे साथ भी कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है? कहीं मेरा शरीर भी इस वक्त पैरालाइज तो नहीं हो रखा है? यह क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ? नहीं, यह जो भी है, मुझे इसे रोकना होगा। मुझे उठना ही होगा। एक हद तक तो यह सब मुझे अच्छा भी लग रहा था, पर अब ऐसा लग रहा है कि यह चीज आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अगले ही पल इश्क अपने ही दिमाग में बुरी तरह से चौंक जाती है। उसका शरीर बेजान होकर पड़ा हुआ था और उसका दिमाग चिल्लाने को कर रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि इस वक्त उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, यहाँ तक के अंडरगारमेंट भी नहीं। एपिसोड 22, तुम टेस्टी हो। कुछ पल में ही उसकी भावनाएं उस पर हावी हो रही थी। वह पसीने से नहा गई थी। उसके हाथ बहुत मुश्किल से बेडशीट पर कसे हुए थे और वह जोरों से सांस ले रही थी। वह चिखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके ऊपर की गई पकड़ बहुत मजबूत थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह मर ही जाएगी। वो उठना चाहती थी और यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन आखिरकार वह असहाय ही थी। ना तो उसका शरीर हिल रहा था और ना ही उसके मुंह से एक शब्द निकल रहा था। अपने साथ हो रही चीजों को इश्क सिर्फ महसूस कर सकती थी। वह उसका ना ही विरोध कर सकती थी और ना ही सहयोग कर सकती थी। उसे बस यह सब फील करना था। जब धीरे धीरे उसकी सांसें थमने लगी और वह सागर की तरह शांत हो गई, तब उसे ऐसा लगा जैसे कि वह गहरे अंधेरे में जा रही है। उसकी पलकें धीरे धीरे झपकती है और वह धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलने लगती है। अपनी आंखें खोलने के साथ ही एक तेज रोशनी उसकी आंखों के सामने आकर चमकती है और जैसे ही उसकी आंखों के सामने वह रोशनी का प्रकाश पड़ता है, वह जल्दी से अपनी आंखें अपने हाथ से बंद कर लेती है। यह रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर जल्दी जल्दी पलकें झपका कर देखा तो वह हैरान रह गई। वह इस वक्त अपने कमरे में थी और अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था, वह उसके बारे में सोच रही थी। क्या वह सच में फिर से एक सपना था? अगर वह सपना था, तो वह बहुत भयंकर सपना था। इश्क ऐसा सपना दोबारा नहीं देखना चाहती थी। इश्क उठकर बैठ जाती है और उसका चेहरा डर से भर जाता है। वह आजकल ऐसे सपने कैसे देख सकती है? हाँ ठीक है, इतने सालों तक उसका कोई रिलेशन नहीं रहा है और ना ही वह किसी लड़के के साथ इस तरीके के कांटेक्ट में आई है कि उसे अपनी फिजिकल जरूरत को पूरा करने के लिए किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़े। उसे ना ही इस तरीके के कभी विचार आए हैं और ना ही कभी इस तरीके से उसने कभी किसी की तरफ देखा है। तो फिर अचानक से उसे इस तरीके की भावनाएं क्यों महसूस हो रही है? यह बहुत अलग था और यह अलग चीज इश्क को पसंद नहीं आ रही थी। पर कल रात जो कुछ भी हुआ था, वह बहुत भयंकर था। इश्क बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने घबराते हुए अपने आप को देखा तो वह हैरान रह जाती है। उसके पूरे कपड़े उसके शरीर पर थे और जब उसने महसूस किया तो उसने अंडरगारमेंट भी पहने हुए थे। रजाई भी पूरी तरह से उसके बेड के ऊपर भी ही थी।
तो फिर कल रात जो उसने अपने ऊपर हो रही चीजों को महसूस किया, वह क्या था? यह चीज अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। कल रात तो उसके इस बुरे सपने की हद थी। इश्क इस बुरे सपने को दोबारा नहीं देखना चाहती थी। उसने सोचा कि वह अपनी माँ से बात करेगी। यही सोचते हुए वह अपना ब्लैंकेट हटाती है और बेड से नीचे उतर जाती है। पर पहला कदम के साथ ही वह लड़खड़ा जाती है। उसे अपने पेट में बहुत जोरों का दर्द महसूस होता है और उसके पैर भी जमीन पर ठीक से नहीं पड़ते हैं। वह बुरी तरह से एक दर्द से चीखती है। वह हैरान हो जाती है और बुरी तरह से घबरा जाती है। वह तुरंत बिस्तर पर बैठ जाती है और जोरों से सांस लेने लगती है। उसने अपने मुंह अपने दोनों हाथों से ढक लिया था और जोरों से सिसकने लगी थी। वह रोते हुए खुद से ही कहने लगती है, क्या मुझे दर्द हो रहा है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वह सब तो बस एक बुरा सपना था ना? तो फिर मुझे दर्द कैसे हो सकता है? इश्क धीरे से अपना हाथ अपने पेट के पास रखती है और महसूस करती है। तो यह सच में दर्द ही था। उसका पूरा पैर दर्द से कहां पर रहा था और उसके निचले हिस्से में भी बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। इशा घबरा गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। पर इस घबराहट के मारे वह क्या करे? उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और खुद से ही कहा, एक मिनट, यह सपना हो सकता है। कल रात जो मैंने देखा हो वह सिर्फ मेरा सपना ही हो और कुछ भी नहीं। यह सब मेरे मन का वहम हो सकता है, पर मैं इसे इस तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकती हूँ। मुझे देखना ही होगा कि यह चीज सच में है भी या सिर्फ मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। क्योंकि यह दर्द तो मुझे अचानक नहीं हुआ होगा ना। इसकी कोई वजह तो होगी ही ना। यही सोचते हुए इश्क बाथरूम जाती है और वह अपने कपड़े उतारती है। वह अपने सीने को देखती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसका पूरा सीना उंगलियों के निशान से लाल हो गया था और जब उसने अपने पैरों के पास देखा तो वह हैरान हो गई। उसकी पूरी जांघों में उंगलियों के लाल निशान थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी कमर को बुरी तरह से मसला गया है। उसके घुटनों के आसपास हाथों के निशान थे और यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह सब देखकर इश्क बुरी तरह से रोने लगती है। कल रात जो उसने देखा था, क्या वह सपना था? नहीं, वह सपना नहीं था। उसे बेहोश किया गया था और यह जो कुछ भी है, यह उसके साथ बेहोशी की हालत में किया गया था। पर इश्क इतनी ज्यादा पैनिक करने लगी थी कि उसे इस सब पर यकीन ही नहीं हो रहा था। रात में कमरे में कौन था? कौन था जो उसके साथ यह सब कर रहा था? यही ख्याल उसके मन को जला रहा था। वह जोर जोर से सांस ले रही थी। हर एक उठते कदम के साथ उसके निचले हिस्से का दर्द बढ़ता ही जा रहा था और उसके आंसू तेज हो रहे थे। वह अपने बारे में सोचने लगती है। कल रात उसने आंखें बंद करके जो अपने दिमाग में सोचा था, वह कोई कल्पना नहीं थी और ना ही कोई उसकी डार्क फैंटेसी थी। यह जो कुछ भी था, वह उसके साथ हो रही सच्चाई थी। लेकिन उस वक्त शायद उसे बेहोश किया गया था, जिस वजह से वह उठ नहीं पा रही थी। इश्क घबराते हुए सोचने लगती है कि कल रात उसके कमरे में कौन था और कौन था जो उसके कमरे में आ सकता है। पर वह उसके कमरे में आया कैसे? वह अजनबी कौन है जो उसके कमरे में दाखिल होता है? पर अब इश्क अपने साथ हुए इस हादसे को अपनी माँ के साथ भी नहीं शेयर कर सकती थी। अगर वह अपनी माँ से बताएगी तो उसकी माँ डर जाएगी। वह अपनी माँ को डराना नहीं चाहती थी। और वह क्या बताएगी अपनी माँ को?
कि कल रात कोई अजनबी उसके कमरे में आता है और उसके साथ कुछ करके चला जाता है, और वह इतनी गहरी नींद में थी कि उसे होश भी नहीं रहा। क्या वह अपनी माँ को यह बताएगी कि कोई उसे बेहोश करके उसके साथ कुछ गलत करके गया है? लेकिन इश्क अब चुप भी तो नहीं रह सकती थी। उसे कुछ तो करना ही था। उसने सोचा हॉस्पिटल जाकर इस बारे में वह इत्मीनान के साथ सोचेगी, पर फिलहाल उसने खुद को शांत रखना ही बेहतर समझा। वह धीरे से अपना चेहरा पानी से साफ करती है और उसके बाद वह अपना हाथ बढ़ाकर अपना ब्रश उठाती है। लेकिन इस वक्त उसके हाथ भी कांप रहे थे और उसका चेहरा भी उदास हो रखा था। उसने धीरे से अपना टूथपेस्ट लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह हैरान हो गई। उसका टूथपेस्ट उसकी जगह पर नहीं था। वह हैरानी से इधर-उधर देखने लगी तो वह देखती है टूथपेस्ट नीचे जमीन पर गिरा हुआ है। मतलब अब उसे यह टूथपेस्ट उठाने के लिए नीचे झुकना होगा। और वह इस वक्त जिस सिचुएशन में थी उससे तो एक कदम चला भी नहीं जा रहा था। वह अपने एक हाथ से अपना पेट पकड़ती है और धीरे धीरे करके झुकने लगती है। उसके घुटने कांप रहे थे और उसकी जांघों में भी कपकपी महसूस हो रही थी। लेकिन किसी तरीके से वह वॉश बेसिन का सहारा लेकर और खुद को संभालते हुए वह नीचे झुकती है और अपना टूथपेस्ट उठाती है। पर जैसे ही वह टूथपेस्ट का ढक्कन खोलने वाली थी उसे लगा कि उसके टूथपेस्ट के पीछे कोई कागज चिपका हुआ है। उसने धीरे से अपना टूथपेस्ट पलट कर देखा तो सच में उसके ऊपर एक कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, तुम टेस्टी हो। इश्क के हाथ से उसका ब्रश और टूथपेस्ट दोनों छूट जाता है और वह अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। वह हैरानी से अंदर ही अंदर घुटते हुए चिल्लाने लगती है। इसका मतलब कल रात जो कुछ भी था वह उसकी कल्पना नहीं थी, उसका सच था। उसने कोई सपना नहीं देखा था। जो कल रात उसने महसूस किया था वह भावनाएं उसकी सच्ची थी। उसके आंसू तेज हो गए थे। उसका सिसकना तेज हो गया था, यह सोचकर कि आखिर यह सब उसके साथ कौन कर रहा है। रात को उसके सोने के बाद उसके कमरे में कोई आता है और अपनी मर्जी से उसके शरीर के साथ जो चाहे वह कर लेता है, और वह भी इस तरीके से कि इश्क कुछ कर भी नहीं सकती है। वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उस वक्त वह लाचार हो जाती है। इश्क को इस वक्त खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इतनी बड़ी साइकोलॉजिस्ट होने के बावजूद वह खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। धीरे धीरे से सुबकते हुए और अपने आंसुओं से भरे चेहरे के साथ इश्क खुद को आईने में देखती है। वह खुद का हारा हुआ चेहरा देखने लगती है और खुद को टूटा हुआ महसूस करने लगती है। लेकिन उसकी घबराहट उसे ऐसा दिख रही थी। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और खुद से ही कहने लगी, नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती हूँ। मैं कमजोर नहीं हूँ। यह जो कुछ भी है यह सिर्फ मेरी इमेजिनेशन या मेरी कोई डार्क फैंटेसी नहीं है। यह सच्चाई है और इसके सबूत मैंने खुद अपने शरीर पर महसूस किए हैं। मैं इस बारे में पता लगाऊंगी और मैं यह पता लगा कर ही रहूंगी कि वह शख्स कौन है जो मेरी मर्जी के बिना मेरे करीब आता है और अपनी मर्जी से मेरे साथ सब कुछ करता है। इश्क खुद के अंदर एक हिम्मत को जगाती है और उसके बाद वह गर्म पानी का शावर लेती है। उसने एक साथ 2 पेन किलर खाए थे क्योंकि जितना उसे दर्द हो रहा था उस हिसाब से एक तो उस पर असर भी नहीं करने वाला था। उसने जल्दी से खुद को सही तरीके से तैयार किया ताकि उसकी माँ को कुछ पता ना चले, और हमेशा की तरह वह नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही थी। कमरे से बाहर निकलने से पहले इश्क ने उस टूथपेस्ट को अपने बैग में रख लिया ताकि उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सके।
वह खुद को अच्छी तरह से शांत करती है और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ नीचे आती है। उसने देखा कि उसकी माँ रसोई में है और सुबह का ब्रेकफास्ट बना रही है। वह डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मम्मी। इश्क की माँ उनकी तरफ देखती है, लेकिन फिर अचानक से ही उनकी नजरें छोटी हो जाती है और वह घूर कर इश्क को देखने लगती है। इश्क ने जब उन्हें खुद को घूरता हुआ पाया तो वह हैरान हो जाती है। कहीं उसकी माँ को उसका फुला हुआ चेहरा समझ में तो नहीं आ गया। गुड मॉर्निंग बच्चा, क्या बात है? तुम ठीक हो ना? तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है। रात में ठीक से सो नहीं रही हो क्या? इश्क घबरा तो जाती है, लेकिन फिर भी वह अपनी घबराहट छुपाते हुए कहती है, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वह क्या है ना, आजकल हॉस्पिटल में केस कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। घर पर आने के बाद भी पूरे दिन का अपडेट हॉस्पिटल टीम को देना होता है, तो घंटों तक लैपटॉप में ही बैठी रहती हूँ। इसीलिए थोड़ा वर्कलोड ज्यादा हो गया है। पर आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग इस वीकेंड पर खूब मस्ती करेंगे। पर फिलहाल मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, बहुत भूख लग रही है। इश्क की माँ मुस्कुराते हुए उसके सामने पराठे और चीज सैंडविच रखती है। इश्क पराठे को रोल करते हुए अपने पर्स में रखती है और चीज सैंडविच खाते हुए कहती है, ओह मम्मा, आपको पता था मेरा चीज सैंडविच खाने का मन है। मुझे पता था कि तुम्हें चीज सैंडविच टेस्टी लगता है, इसीलिए मैंने यह तुम्हारे लिए बनाया है। इश्क की माँ ने जैसे ही टेस्टी शब्द का इस्तेमाल किया, इश्क के हाथ रुक जाते हैं और उसका चेहरा ब्लैंक हो जाता है। उसे टूथपेस्ट पर लिखा हुआ वह नोट याद आता है, जिस पर लिखा हुआ था कि तुम टेस्टी हो। इश्क का मन भारी हो गया था। उसे अपने साथ हुई वह वाक्य याद आने लगी जो वह महसूस करती थी, और इस वक्त उसे अपने शरीर से ही नफरत हो रही थी। वह पूरी तरह से ब्लैंक हो गई थी और इस वक्त उसके आसपास की चीज उसे समझ ही नहीं आ रही थी। तभी उसकी माँ उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे जोर से हिलाती है और कहती है, अरे कहाँ खोई हुई हो? कब से पूछ रही हूँ, क्या हुआ है, क्या हुआ है? पर तुम तो बस एक दिशा में देखे जा रही हो। क्या बात है? तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इश्क घबरा जाती है और कहती है, नहीं माँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ है, बस ऐसे ही। वह मैंने सुना ही नहीं, आप कुछ कह रहे थे क्या? इश्क हैरानी से उसे देखती है और कहती है, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बाकी डॉक्टर से ज्यादा काम कर रही हो? अगर तुम्हारे पास काम ज्यादा है और तुम थक गई हो तो आज की छुट्टी क्यों नहीं ले लेती हो? घर पर रहकर आराम करो, तुम अच्छा महसूस करोगी। एपिसोड 23, झाड़ियां के पीछे गुटर गुटर। कहानी से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए चैनल पर ज्वाइन करें। इश्क की माँ उससे कहती है कि उसे छुट्टी लेनी चाहिए, लेकिन इश्क ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं माँ, मैंने अभी 2 दिन पहले ही छुट्टी ली थी। ऐसे में मैं इतनी जल्दी दोबारा छुट्टी नहीं ले सकती हूँ। और वैसे भी ऊपर से आर्डर आए हैं कि मुझे उस आकर्ष ठकराल के केस को स्पेशल तरीके से हैंडल करना है, जिसकी वजह से मेरे पास और ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया है। मुझे अथॉरिटी से प्रेशर दिया जा रहा है और नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद नेहा भी कुछ दिनों तक छुट्टी पर ही है। कोई बात नहीं माँ, मैं ठीक हूँ और मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। आप परेशान मत होइए, मैं खुद को संभाल लूंगी। ऐसा कह के इश्क अपनी जगह से उठती है। उसकी माँ उसके माथे को प्यार से चूमती है और उसे बेस्ट विशेस देती है। इश्क मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकलती है और उसकी तरह वह गाड़ी स्टार्ट करके हॉस्पिटल की पार्किंग में जाती है।
पर जैसे ही रिसेप्शन पर उसकी नज़र खाली रिसेप्शन पर पड़ती है तो उसका मन थोड़ा सा उदास हो जाता है। नेहा के लिए उसे बहुत बुरा फील हो रहा था, लेकिन जितनी हो सके उतनी सबने कोशिश तो की थी। यहाँ तक कि इश्क ने भी जहाँ तक हो सके वहाँ तक मदद की थी। लेकिन जिंदगी देना या ना देना किसी के हाथ में नहीं था, पर जिंदगी लेना भी किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए। इश्क को उस सीरियल किलर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसने हंसती खेलती नेहा की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था। क्योंकि रिसेप्शन पर कोई भी नहीं था, इसीलिए वहां की हालत थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी। हॉस्पिटल की फीमेल स्टाफ वहां सब संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां पर सुधार की कोई आसार ही नजर नहीं आ रहे थे। इश्क ने सोचा क्यों ना अपनी तरफ से कुछ मदद की जाए। वह वहां पर मौजूद एक नर्स के पास जाती है और उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है कि तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है, जिसने इस समय शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी और उसका क्लीवेज भी साफ नजर आ रहा था। वह रिसेप्शन पर आकर बैठ जाती है और रिसेप्शन के रजिस्टर को उठाकर देखने लगती है। इश्क हैरानी से उसे देखती है, यहाँ तक कि वहां मौजूद नर्स भी हैरान हो गई थी। इश्क ने गुस्से में उसे लड़की से कहा, गिन्नी यह तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है, तुम फार्मेसी डिपार्टमेंट में हायर की गई हो, तो जाकर वहां अपना काम संभालो। गिन्नी पलटकर इश्क को देखती है और कहती है, मुझे पता है डॉक्टर की मेरा डिपार्टमेंट कौन सा है, वह क्या है ना, क्योंकि नेहा यहाँ पर ऑफ पर है और रिसेप्शन एरिया खाली है। इसलिए मुझे डॉक्टर पारस ने कहा है कि मैं यहाँ पर जाकर उसका काम संभालूं, और मुझे नहीं लगता कि इस काम से आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप जाकर अपना काम कीजिए, आपका पेशेंट आपका इंतजार कर रहा है। इश्क गुस्से में टेबल पर हाथ मारती है और गिन्नी से कहती है, अपनी बकवास बंद करो और जाकर अपना डिपार्टमेंट संभालो। यहाँ पर अस्पताल स्टाफ नर्स है, सिस्टर है, वह सब देख लेंगे। मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तुम्हारी शुरू से ही नजर रिसेप्शन पर थी, तुम हमेशा से ही रिसेप्शन बनना चाहती थी, ताकि यहाँ पर आ रहे जा रहे लोगों को अपना हुस्न दिखा सको। फार्मेसी में बैठकर तो यह सब नहीं हो सकता है ना, वहां पर तो बस दवाइयों का हिसाब किताब रखना होता है, लेकिन यहाँ बैठकर तुम लोगों के साथ बेहुदा बातें करोगी, अपने दिख रहे क्लीवेज को और छोटा करोगी। नेहा बहुत ही सीधी सादी लड़की थी, हमेशा अच्छे कपड़ों में ही रिसेप्शन पर बैठा करती थी, इसलिए रिसेप्शन पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। पर तुम्हारे यहाँ बैठने के साथ ही पेशेंट का हालचाल पूछने के लिए लोग कम आएंगे और तुमसे एंटरटेन होने के लिए ज्यादा आएंगे। गिन्नी चुपचाप सिर्फ इश्क की बातें सुन रही थी। जब इश्क ने बोलना बंद कर दिया तो गिन्नी अपने चेहरे पर एक सार्कास्टिक मुस्कान रखती है और अपने एक हाथ को डेस्क पर टिकाते हुए उसमें अपना गाल रखती है और चमकती हुई नजरों से इश्क को देखकर कहती है, हाउ स्वीट, कितना कुछ जानती हो तुम मेरे बारे में। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर क्यों बैठना चाहती हूँ। तो अब तुम क्या करोगी? जाकर मैनेजमेंट को बताओगी? तो फिर यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ जाकर बताओ ना मैनेजमेंट को। कहो उनसे कि मैं यहाँ पर नेहा की जॉब हटाने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि जब तक नेहा नहीं आती है तब तक यहाँ पर मैं ही बैठूंगी, और यह आर्डर मुझे ऊपर से मिले हैं। अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो जाओ जाकर मैनेजमेंट से बात करो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। इश्क गुस्से में गिन्नी को देखती है, लेकिन वह इस वक्त कुछ कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि हॉस्पिटल में लोगों का आना शुरू हो गया था और रिसेप्शन एरिया पर ही सबसे ज्यादा भीड़ हो रही थी।
इसीलिए इश्क चुपचाप वहां पर अपनी एंट्री करती है और फिर अपने केबिन में चली जाती है। जैसे ही वह अपने केबिन में एंट्री करती है, वैसे ही खिड़की के पास खड़ा आकर्ष बिना उसकी तरफ पलटते हुए ही कहता है, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आप लेट आई है। देरी से आने के लिए सॉरी, इश्क ने धीरे से कहा और आगे की तरफ आगे बढ़ गई। वह कुर्सी पर अपना बैग रखती है और वह कुछ करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी कि तभी आकर्ष उसकी तरफ देखते हुए कहता है, कुर्सी इसलिए यहाँ रखी गई है ताकि उस पर आप बैठ सके, ना कि अपने बैग को बिठा सके। इश्क अपने चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान लेती है और मुस्कुराते हुए आकर्ष को देखकर कहती है, ओ थैंक यू सो मच, मुझे बताने के लिए। मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। इश्क ने एक फाइल में से एक पेपर निकाला और उसमें कुछ चेक करके आकर्ष की तरफ देखकर कहती है, तो क्या कहते हो आकर्ष? हम मॉल जा चुके हैं, हम चिल्ड्रंस पार्क जा चुके हैं, तो क्यों ना आज हम पार्क चले? ठीक है, आकर्ष ने बस इतना ही कहा और इश्क की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वह हैरान रह जाती है। यह बिल्कुल आज्ञाकारी लग रहा था। उसने एक बार भी उसके किसी भी सवाल का विरोध नहीं किया। हमेशा उसकी बात बहुत आसानी से मान जाता था। यह इंसान कहीं से भी बीमार नहीं लगता है, लेकिन फिर भी इश्क को इसका इलाज तो करना ही था। पर इतने सेशन में इश्क को समझ ही नहीं आया कि इसकी बीमारी क्या है जिसका उसे इलाज करना है, क्योंकि गुस्सा वह उसके सामने हो नहीं रहा था और जितनी आसानी से वह उसकी बात मान लेता था, बीमार वह कहीं से लग नहीं रहा था। वह दोनों कमरे से बाहर निकल जाते हैं। इश्क आगे आगे थी और आकर्ष उसके पीछे पीछे। अस्पताल की कार में वह लोग पास के एक पार्क में पहुंचते हैं। जैसे ही वह लोग पार्क में पहुंचते हैं, वहां पर आज बहुत ज्यादा भीड़ थी। इश्क वहां पर बैठने के लिए जगह तलाश कर रही थी। सौभाग्य से उसे एक जगह पर बेंच खाली दिखता है। वह आकर्ष की तरफ देखकर उस तरफ इशारा करती है और कहती है, वहां पर जगह खाली है, चलो वहां चलकर बैठते हैं। आकर्ष के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह धीरे धीरे इश्क के पीछे चलता है और जहां इश्क बेंच के पर बैठी हुई थी, वह उस बेंच पर थोड़ी ही दूरी पर बैठ गया। आसपास लोग इधर-उधर घूम रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग जॉगिंग कर रहे थे, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से दोपहर नहीं हुई थी और पार्क में पेड़ पौधे बहुत ज्यादा लगे हुए थे, तो यहाँ पर ठंड का एहसास हो रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं वहां पर सुकून दे रही थी। पक्षियों की चरचराहट हर जगह मौजूद थी। इश्क मुस्कुराते हुए उस जगह को देखती है और कहती है, मुझे यह जगह बहुत पसंद है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि हर इंसान आजाद है। आकर्ष, क्या तुम्हें यह जगह पसंद आई? इश्क आकर्ष से सवाल कर रही थी कि वह देखती है। आकर्ष एक दिशा में देख रहा है और उसके चेहरे पर मुस्कान है। उसके चेहरे पर बहुत कम मुस्कान आती है और यह मुस्कान उसकी इतनी अट्रैक्टिव थी कि इश्क 2 मिनट के लिए उसे देखते रह जाती है। लेकिन फिर वह अपने दिमाग को झटकती है और देखती है कि आकर्ष क्या देखकर मुस्कुरा रहा है। वह उसकी नजरों का पीछा करती है और पाती है कि थोड़ी ही दूर पर वह 2 पंछियों के जोड़े को देखकर मुस्कुरा रहा है। वह 2 पंछी आपस में चोंच मारते हुए एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और आकर्ष उन्हें ही देखकर मुस्कुरा रहा था। इश्क ने आकर्ष से सवाल किया, तुम्हें वह पसंद आ रहे हैं? आकर्ष हल्की मुस्कान के साथ इश्क को देखता है और आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें कुछ दिखाऊं? इश्क की आईब्रो हल्की हैरानी से मुड़ जाती है और उसने आकर्ष से कहा,
क्या दिखाना चाहते हो तुम मुझे? आकर्ष अपने पास की सीट पर थपथपाते हुए इश्क को वहां आने का इशारा करते हुए उसकी तरफ देखकर उससे कहता है, यहाँ आओ, तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। इश्क अपनी जगह से खिसक कर आकर्ष के पास जाकर बैठ जाती है। आकर्ष उसे सामने की तरफ इशारा करता है और वहां देखने के लिए कहता है। इश्क ने थोड़ा सा झांक कर उस तरफ देखा जहां पर आकर्ष ने इशारा किया था, तो वह हैरान हो जाती है। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। दरअसल इश्क जहां बैठी हुई थी, वहां से उसे सिर्फ पेड़ के ऊपर बने पंछियों का घोंसला ही नजर आ रहा था। लेकिन जब आकर्ष ने उसे दूसरी तरफ देखने के लिए कहा, तो वह हैरान हो गई और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, लेकिन आकर्ष के चेहरे पर शर्म का नामोनिशान नहीं था। दरअसल जिस पेड़ के ऊपर वह पंछियों का घोंसला था, उसी के नीचे दो कपल आपस में अपने सर पर दुपट्टा डाले हुए अंदर कुछ कर रहे थे। और जिस तरीके से वह दुपट्टा इधर-उधर गिर रहा था, साफ पता चल रहा था कि वह लोग अंदर क्या कर रहे हैं। इश्क का पूरा चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखों में शर्म उतार आई थी। उसने अपने होठों को भींच लिया था और वह हैरानी से आकर्ष की तरफ देखती है, जिसके चेहरे पर शर्म दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। उल्टा वह तो मुस्कुरा रहा था। इश्क वहां से उठाना चाह रही थी, पर इससे पहले कि वह उठती आकर्ष ने उसकी कलाई पकड़ ली। इश्क की आंखें एकदम से फैल जाती है और वह हैरानी से आकर्ष की तरफ देखने लगती है। आकर्ष मुस्कुराते हुए इश्क को देखकर उससे कहता है, तुम यहाँ पर मुझे लेकर आई हो ना? तो यहीं बैठो मेरे पास। इश्क हैरान हो जाती है, लेकिन अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। आकर्ष ने उसकी कलाई को पकड़ा हुआ था। हालांकि उसने बहुत जोर से उसकी कलाई को नहीं पकड़ा था, लेकिन फिर भी वह उसके हाथों से अपनी कलाई को रिहा नहीं करवा रही थी। इश्क को ना चाहते हुए भी उसके पास ही बैठना पड़ रहा था। वह घबराई हुई नजरों से कभी आकर्ष को देखती, तो कभी झाड़ियां के पीछे चल रहे उस नजारे को। उससे तो उस तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। पता नहीं क्या सोचकर उसने यहाँ आने का फैसला किया था। अब वह अपने ही इस फैसले पर खुद ही पछता रही थी। लेकिन आकर्ष के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बहुत मजे से वहां पर देखे जा रहा था, जैसे बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म चल रहा हो। आकर्ष, क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। चलो कहीं और चलकर बैठते हैं। इश्क गुस्सा दिखाते हुए आकर्ष से कहती है। तो आकर्ष उस तरह देखते हुए ना में सर हिलाते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। तुम पागल हो क्या? इश्क ने खींचते हुए कहा। तो आकर्ष उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, रियली? मुझे तो यह पता ही नहीं था। मुझे लगा तुम डॉक्टर हो, तुम्हें पता होगा। इश्क को अब गुस्सा आने लगता है। वह गुस्से में आकर्ष से कहती है, मेरा कहने का वह मतलब नहीं था। मतलब मैं कहना चाहती थी, तुम ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में कैसे रिलैक्स रह सकते हो? आकर्ष अपने कंधे ऊंचकाता है और बेफिक्री के साथ इश्क को देखकर कहता है, सिचुएशन अनकंफर्टेबल कहाँ है? सब कुछ ठीक ही तो है। और अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है, तो हम वापस चल सकते हैं। मैं वापस अपने जेल हाउस चला जाऊंगा और तुम अपने हॉस्पिटल। उसके बाद अगले सेशन की डेट आने तक हम दोनों मिल भी नहीं सकते हैं और मुझे उस एक कमरे में कैद रहना पड़ेगा, जहां पर मुझे तुमसे मिलने के लिए फिर से इंतजार करना पड़ेगा कि कब मुझे अगली डेट दी जाएगी। मुझे बताया गया था कि मुझे अगले 3 महीने तक तुमसे एक सेशन लेना होगा, जिसमें तुम मेरी दिमागी हालत को शांत करने में मेरी मदद करोगी।
लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ ठीक से समय नहीं बता रही हो। मेरा मतलब है कि मुझे ठीक से सेशन नहीं दे रही हो। अगर ऐसा ही रहा तो मैं ठीक कैसे होऊंगा? और अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो एनओसी लेटर पर साइन नहीं होंगे और मैं आजाद कैसे होगा? मैं तो बीमार भी नहीं हूँ। तुम्हें पता है मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उस जेल में मुझे बंद रहना पड़ेगा। तो बताओ अब मैं क्या करूं? इश्क उसकी बात समझती है, लेकिन उसने अपना चेहरा नीचे करते हुए आकर्ष से कहा, आई एम सॉरी। यह सब मेरे हाथ में नहीं है। दरअसल मुझे ऊपर से आर्डर मिले हैं कि तुम्हारे सेशन की डेट कम कर दी जानी चाहिए। बस इसीलिए मैं तुम्हें ठीक से सेशन नहीं दे पाती हूँ। यह सब मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है।